हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। तो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निपट चुका है। आई होप कि आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट अभी तक इस बात से थोड़ा सा टेंशन में हैं कि एक तो फिजिकल अच्छा नहीं हुआ, ऊपर से पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो इतना हार्ड बना दिया, तो मेरिट कितनी जाएगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसे लेकर थोड़ा सा टेंशन में चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आयोग ने आप लोगों को 2 माह का समय दिया हुआ है। 2 महीने बाद आपका पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो जाना है। तो यार 2 महीने के लिए बिल्कुल भूल जाइए कि आप लोगों ने कोई पेपर दिया हुआ है पुलिस कांस्टेबल का जैसा, या फिर आपका पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ सब कुछ भूल जाइए। कारण क्या है, अभी सामने आपका एक और एग्ज़ाम है, ठीक है, ये पटवारी लेखपाल वाला। उसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। तो अगर आप लोग इसी उलझन में रहते हैं कि यार इसमें ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला प्रश्न आते हुए भी मेरी गलती से गलत हो गया, तो फिर आप लोग जो है अगले एग्ज़ाम में भी यही गलतियाँ कर देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भूल जाओ 2 महीने के लिए। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग टेंशन लो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी होता है उसकी खुशी बनाओ, टेंशन लो, जैसे भी उसे रिएक्ट करते हो तब उस पर रिएक्शन दो। लेकिन अभी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। इसलिए आप लोग क्या करें, अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें कि क्या आपने पिछले एग्ज़ाम में गलती की, कौन सा सेक्शन आपका छूट गया था, कहाँ आपके कम नंबर आ रहे हैं, उसको लेते हुए आप लोग इस नए पेपर के लिए तैयारी करें। ठीक है, तो इसी क्रम में देखिए, हमारे संपूर्ण हिंदी व्याकरण की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने हिंदी का विकास हम पढ़ रहे थे। प्राचीन भारतीय आधुनिक आर्य भाषाएँ और मध्यकालीन आर्य भाषा हमने ख़त्म कर ली थी। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देख रहे थे कि 1500 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईरान से कुछ लोगों का एक समूह भारत आया जिसे हमने आर्य बोला, और इन आर्यों की जो भाषा थी उसी भाषा को बोला गया आर्य भाषा। ठीक है, अब ये आर्य भाषा भारत में डेवलप हुई है तो इसलिए हम भारतीय आर्य भाषा इसे कह देते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो भारतीय आर्य भाषा है इसके विकास को देखते हैं तो विकास क्रम में 3 रूप हमें दिखाई देते हैं। यानी कि हमने इसके विकास को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया था। पहला था आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है पीछे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लें। इसके बाद हमने देखा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं इनका समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1500 ईसा पूर्व में आर्य यहाँ पर आए तो यहीं से शुरुआत होती है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, ये ध्यान रखें, ये ईसा पूर्व नहीं है, ईसा है, ठीक है, ईस्वी तक। इसके बाद आपका 1000 AD यानी कि ईस्वी से लेकर वर्तमान तक जो भाषा चल रही है उसे हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखते हैं। इसमें हमने देखा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी, जो कि आर्यों की मूल भाषा थी, इसे संस्कृत नाम दिया गया था। और इसके समय के साथ साथ, विकास के साथ साथ 2 रूप विकसित हुए। पहला था आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा था आपका लौकिक संस्कृत। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हमने देखा था कि जो भाषा विकसित हुई उसे कहा गया प्राकृत भाषा, और इसके विकास क्रम के आधार पर 3 रूप हमें दिखाई देते हैं। आपका पहला आता है प्रथम प्राकृत जिसे हम कहते हैं पाली। ठीक है, द्वितीय प्राकृत जिसे कहा गया आपका प्राकृत, तृतीय प्राकृत जिसे कहा गया अपभ्रंश। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अपभ्रंश का एक प्रवृत्ति रूप निकल कर आया था जिसे कहा जाता है आपका अवहट्ट। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि क्या क्या इनमें रचनाएं हुई। ठीक है, ये जैसे पाली है, इसे क्या अन्य उपनाम दिया जाता है, इसमें क्या रचनाएं हैं, कैसी रचनाएं हैं, कब इसका विकास हुआ, ऐसे प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट का। ठीक है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत सब देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की, जिसमें हम मुख्यतः पढ़ेंगे हिंदी का विकास। ठीक है, इसके भी हम काल विभाजन करेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक करके। लेकिन आप लोग ये समझें कि हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत मुख्यतः किसका विकास पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ तक समाप्त हो चुका था। जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर लें। ठीक, तो इसका एक टॉपिक छूट गया था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में अपभ्रंश से लेकर। ठीक है, उसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की ओर। तो देखिए, जो आपकी अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश भाषा का जो विकास माना जाता है, यानी कि अपभ्रंश में जो रचना करना शुरू हुआ वो माना जाता है आपका 8वीं सदी से। ठीक है, 8वीं सदी से 11वीं सदी तक अपभ्रंश, अवहट्ट दोनों भाषाएं चलते रही। यानी कि 8वीं से 11वीं तक इसमें आपका साहित्य मिलना शुरू होता है। साहित्य का शुरुआत यहाँ से 8वीं सदी से मानी जाती है। कारण क्या था, 8वीं शताब्दी के आसपास एक कवि आए, स्वयंभू, जिन्होंने
अपभ्रंश में काफ़ी रचनाएं की हुई हैं, ठीक है। इसलिए हम इसी कवि के समय से अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास मानते हैं। तो यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश में साहित्य की शुरुआत कब से मानी जाती है, तब आप ध्यान देंगे 8वीं से 11वीं सदी से, ठीक है, यानी कि 8वीं शताब्दी से मानी जाती है, लिखेंगे। तो स्वयंभू जो है इन्होंने अपभ्रंश में साहित्य की शुरुआत की, इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लें, ठीक है। जहाँ भी आपने लिखा हुआ था उसी में देख लें, अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये पॉइंट छूटा हुआ था, इसे आप लोग नोट कर लें। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपभ्रंश में लिखना शुरू किया सबसे पहले। इनकी रचनाएं भी हमने देखी थी, ठीक है। पौम चरियु, रिठ्ठणेमि चरियु, ये इनकी रचना है। इसके बाद एक पॉइंट छूटा था इसमें, अपभ्रंश के भेद, हेडिंग डाल लें, अपभ्रंश के भेद, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्राकृत में देखा था, प्राकृत भाषा अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे साहित्यकार आए जिनने रचना करना शुरू किया। तो अलग अलग क्षेत्र विशेष के कारण ही, उनमें प्रचलित होने के कारण उनको अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। जैसे सौर सैनी है, या फिर आपका मागधी है, अर्धमागधी, पैसाची, इसी तरीके से। तो यही भाषाएं और ज़्यादा डेवलप हुई, अपभ्रंश का रूप लिया, तो अपभ्रंश में भी इनके स्पष्ट भेद सामने आते हैं। तो ध्यान में रखें, अपभ्रंश के भेद में आप लोग क्या क्या लिखेंगे। सीधे सीधे यहाँ से पूछा जाता है अपभ्रंश के भेद कौन से हैं और इनसे कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई थी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अपभ्रंश में ही पढ़ा होगा कि अपभ्रंश जो भाषा है, इसके बाद आपका सीधे आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यानी कि हिंदी भाषा, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इसलिए हमने क्या कहा था, अपभ्रंश भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा, या इसी को कहा जाता है आपका संक्रमणकालीन भाषा। क्योंकि जो आपका प्राचीन हिंदी थी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनके मध्य के जो संक्रमण काल है, उस संक्रमण काल की भाषा ये अपभ्रंश है, इसीलिए इसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा हमने कहा था, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि अपभ्रंश से कौन कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो देखिए, इसी तरीके से आप टेबल बना लें, अपभ्रंश के भेद, और दूसरी साइड आप लोग लिखें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यानी कि अपभ्रंश के किस भेद से कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बनी, ठीक। देखें इसमें मेन जो है, पहला आता है आपका सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। सौर सैनी अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बनी वो है आपका पश्चिमी हिंदी, इसी के साथ साथ आपका गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, ठीक है। ये सब आप देखेंगे, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और पश्चिमी हिंदी, ये किससे विकसित मानी जाती हैं, सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। इसके बाद अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है आपकी पूर्वी हिंदी, जिसमें आपकी अलग अलग बोलियां आती हैं, उसमें हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये इससे विकसित मानी जाती है। तीसरा है आपका मागधी अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के मागधी भेद से जो डेवलप हुई उन्हें कहा था आपका बिहारी हिंदी, इसी के साथ साथ उड़िया, बांग्ला यानी बंगाली, असमिया, ठीक है। तो ये भाषाएं भी मागधी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती हैं। इसी प्रकार खस, खस से आपकी आती है पहाड़ी हिंदी, इसके साथ साथ आपका नेपाली भी मानी जाती है, खस से विकसित है, ठीक। ब्राचड़, ये भी अपभ्रंश का एक भेद है। इससे जो भाषा विकसित हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा वो है सिंधी, ठीक है। पैसाची, पैसाची से आपकी डेवलप हुई है पंजाबी, लहदा, ठीक है। महाराष्ट्री, इससे विकसित हुई आपकी मराठी भाषा। तो ये कुछ अपभ्रंश के भेद हैं जिनसे आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं, ठीक है। इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, पंजाबी और लहदा पैसाची से विकसित हुई है। यहाँ मैंने पंजाबी लिख दिया, इसे हटा दें। सौर सैनी से आएंगे आपकी
पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि भाषाएं। ठीक है, तो ये आपका अपभ्रंश के भेद और इनसे विकसित आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, जैसे आपका बन जाएगा कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, अर्धमागधी, मागधी, सौरसैनी या खस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे आपसे पूछ देगा पहाड़ी में जैसे गढ़वाली और कुमाऊनी आती हैं, तो कुमाऊनी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है, खस से विकसित मानी जाती है। ठीक है, हालांकि खस और सौरसैनी अपभ्रंश आसपास के क्षेत्र के होने के कारण एक ही मानी जाती है वर्तमान में। आपको अगर पहाड़ी में खस ऑप्शन में नहीं मिलता है तो सौरसैनी भी लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दें, खस और सौरसैनी वैसे एक ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जब अपभ्रंश का काल था उस टाइम पे अलग अलग क्षेत्र माने जाते थे। ठीक है, तो ये है आपके अपभ्रंश के भेद। अब हम आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में। तो हेडिंग डालें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, तो देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इसका समय कब से कब तक है। तो अगर समय की बात करें तो अभी हमने देखा था 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक की जो भाषाएं हैं उन्हें कहा जाता है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा इससे पहले कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं इसके जो विविध रूप हैं उनका विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, सीधे लिखेंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे माना जाता है, अपभ्रंश से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। नेक्स्ट, जो आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनके लिए सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं किस प्रकार की होंगी, इनका वर्गीकरण सबसे पहले दिया था 1880 में, यानी कि 1880 में डॉक्टर आर हार्नले ने। ठीक है, और जो इनका वर्गीकरण था, इस वर्गीकरण के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के 2 वर्ग बताए गए। ठीक है, कौन कौन से, एक आता है आपका हिंदी वर्ग और दूसरा आता है आपका अहिंदी वर्ग या हिंदीतर वर्ग। ठीक है, इन्हें मैं नीचे लिख देता हूँ। डॉक्टर आर हार्नले का जो वर्गीकरण था 1880 में इनने सबसे पहले वर्गीकरण किया आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। तो 2 वर्गों में बांटा, हिंदी वर्ग और दूसरा हिंदीतर या अहिंदी इसे कहते हैं। ठीक है, अहिंदी वर्ग। तो कौन कौन सी भाषाएं इसमें रखी जाती हैं, देखिए इजी है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। हिंदी वर्ग के अंतर्गत ऐसी सभी भाषाएं आती हैं जिनका विकास आपका हिंदी से ही हुआ है। ठीक है, यानी कि जो हिंदी की ही बोलियां होंगी या हिंदी की उपभाषाएं होंगी उन्हें कहा जाता है आपका हिंदी वर्ग के अंतर्गत। तो इसमें आपका पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, हिंदी भी लिखते रहे इनके साथ, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो ये आते हैं आपके हिंदी वर्ग के अंतर्गत भाषाएं। हिंदीतर वर्ग की बात करें तो इसके अंतर्गत वे सभी भाषाएं आएंगी जो उत्तर भारत में मेनली प्रचलित हैं लेकिन उसमें हिंदी नहीं है। ठीक है, जैसे आपका हमने देखा था एक नेपाली है, पूरी तरीके से हिंदी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आपका बांग्ला है, असमिया है, गुजराती है, मराठी है, आदि आदि। ठीक है, तो ये भाषाएं अहिंदी वर्ग या फिर हिंदीतर वर्ग में आती हैं। तो ये डिवीजन किसने दिया था, डॉक्टर आर हार्नले ने। ठीक, इसके बाद 8 साल बाद, इसे नोट कर लें आप लोग, 8 साल बाद यानी कि 1888 में, 1888 में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक और विभाजन दिया, यानी कि इन्होंने क्या किया, हिंदी की उपभाषाएं और हिंदी की बोलियों को वर्गीकृत किया। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में हिंदी भाषा की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषा और बोलियां, इनका वर्गीकरण किया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों का वर्गीकरण किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब किया था, 1888 में, ये आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद 1894 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही
भारतीय भाषाओं पर और अधिक शोध किया, सर्वेक्षण किया, और इस सर्वेक्षण के आधार पर एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है पहले भी। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक ग्रंथ है, एक रचना है किसकी? जॉर्ज ग्रियर्सन की, जो इनने 1894 में दिया था। किस आधार पर? भारतीय भाषाओं का पूरा सर्वेक्षण, पूरी जांच करने के बाद उस आधार पर ये ग्रंथ प्रकाशित किया गया, और इसमें भारतीय भाषाओं के बारे में एक डिटेल स्टडी इनने की हुई है, एक प्रकाशित की हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम देख लेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम। ठीक, एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की उपभाषा और बोलियों के बारे में जब उल्लेख किया, तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उस टाइम पे, एक लेख टाइप का लिखा था, उसका नाम था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो कभी कभी ये कृति भी पूछी जा सकती है। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखें कि 1888 में जो उन्होंने हिंदी भाषा के उपभाषाएं और बोलियों के बारे में उल्लेख किया हुआ है वो अपने इस लेख में किया। ठीक है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, तो ये भी ध्यान में रखें। अब हम बात कर लेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम की। हेडिंग लिख लें, हिंदी का विकास। हिंदी का विकास कहने का मतलब आप लोग समझ लें कि भैया ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास है, लेकिन उसमें हमने केवल हिंदी को पढ़ना है, पूरा हिंदी का ही विकास देखना है, इसलिए मैं सीधे लिख दे रहा हूँ हिंदी का विकास। ठीक है, तो हिंदी के विकास को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला आएगा आपका प्राचीन या फिर प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, दूसरा आता आपका मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा आता है आपका आधुनिक हिंदी। सबसे इम्पोर्टेंट इनका काल, तो प्राचीन हिंदी का काल जैसा कि हमने देखा था, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आपका 1000 ईस्वी से वर्तमान तक आती हैं। तो यहाँ शुरुआत होगी आपकी 1000 ईस्वी। तो 1000 ईस्वी से कब तक? 1400 ईस्वी तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं पहले। ठीक है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का जो समय है प्राचीन हिंदी का है। ठीक है, 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का काल मध्यकालीन हिंदी। 1850 से वर्तमान तक जो भाषा प्रचलित है आधुनिक हिंदी कही जाती है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लें प्राचीन हिंदी। तो देखिए, प्राचीन हिंदी में सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे, हिंदी शब्द कहाँ से आया। ठीक है, प्राचीन समय है, अभी हिंदी भाषा आपकी जन्म नहीं लिया हिंदी भाषा ने, इससे पहले आपके अपभ्रंश अवहट्ट तक ही चल रहा था। तो अवहट्ट और अपभ्रंश भाषाएं अभी साहित्य की मेन भाषाएं होती होंगी इस समय पर, 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी के आसपास, यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास का समय आप देखें तो यहाँ पर अपभ्रंश और अवहट्ट मेनली साहित्य की भाषा थी। लेकिन यहाँ से आपका शुरुआत होती है हिंदी की। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि हिंदी शब्द आया कहाँ से। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा था, अगर मैं भारत का मैप बनाता हूँ, तो यहाँ पर जो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बह रही थी आपकी सिंधु नदी। इससे पूर्व में आपका भारत है, और पश्चिम में आपका पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया ये देश पड़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक ये सब। तो हमने देखा था कि ईरान से कुछ लोगों का समूह भारत में आया और इन्हें कहा गया आपका आर्य। ठीक है, ये हमने कहा था। लेकिन जब ये लोग यहाँ से भारत आ रहे थे तब ये सिंधु नदी के तट तक तो पहुँचते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन इसके बाद सिंधु नदी को पार करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में प्रवेश करने से पहले सीमा पर जो सबसे पहली नदी पड़ेगी वो कौन सी नदी थी? सिंधु। वो नदी थी आपकी सिंधु। ठीक है, लेकिन ईरानी जो ग्रंथ है या फिर ईरानी जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में ईरान में 100 को बोला जाता है ह। 100 के स्थान पर क्या प्रयोग होता है? ह। ठीक है, इसीलिए जब यहाँ पर ये नदी सिंधु है तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोगों से इन्हें पता किया होगा कि ये कौन सी नदी है, इन्होंने बोला सिंधु, तो ये 100 को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, सिंधु को इनने कहा हिंदू। ठीक है, सिंधु शब्द था, सिंधु का बना दिया इनने क्या? हिंदू। इसका मतलब है हिंदू नदी। ठीक,
क्योंकि हिंदू नदी के तट पर बसा हुआ है आपका देश, इसलिए इसे हिंदू देश कहा गया। और यहाँ के निवासियों के लिए यूज हुआ आपका, सॉरी इस देश के लिए यूज हुआ आपका हिंद, और यहाँ के निवासियों के लिए यूज हुआ आपका हिंदी। जब इस हिंद में आपका फारसी का ई प्रत्यय जुड़ा तब जाके बना आपका हिंदी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका सिंधु शब्द था, ये तो यहाँ का मूल शब्द था, किस भाषा का होगा, संस्कृत भाषा का। ये क्वेश्चन बन चुका है वीडियो वाले पेपर में, ठीक है, संस्कृत भाषा का। लेकिन यहाँ से जो आपका 100 का ह हो गया, तो हिंदू, हिंद, हिंदी, ये शब्द किसके होंगे, फारसी भाषा के। किस भाषा के हैं, ईरानी भाषा या फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हिंदी शब्द है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी भाषा का, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और हिंदी शब्द का विकास हुआ कैसे, जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी से ही आपका हिंदी शब्द उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सिंधु को ईरानियों ने हिंदू बोला, हिंदू से बना आपका हिंदू के निवासी हिंद, और इसमें ई प्रत्यय लगा तो बन गया आपका हिंदी, ठीक है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, सिंधु से हुआ है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पहले कि हिंदी शब्द का विकास किससे संबंधित है, सिंधु नदी से, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट करें कि हिंदी का विकास सिंधु नदी से संबंधित है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द का प्रयोग इन लोगों ने हिंदू से हिंद बना के हिंदी बनाया, तो ये किस अर्थ में होता था, 2 अर्थों में। ये भी आप नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे कि प्रारंभ में जब हिंदी शब्द व्युत्पन्न हुआ, इसका प्रयोग 2 अर्थों में होता था। पहला अर्थ तो ये था कि यहाँ के मूल निवासी, ठीक है, हिंद देश के निवासी, हिंदू के तट पर जो देश है उसे कहा हिंद, और उसके निवासी कहलाए हिंदी, तो हिंद देश के निवासियों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा, इस क्षेत्र की भाषा विशेष के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं प्रारंभ में हिंदी शब्द के 2 अर्थ थे, यहाँ के निवासी और भाषा। कैसे पता चला, यहाँ के निवासी के लिए हिंदी शब्द यूज होता था। एक कविता आपने देखी होगी मोहम्मद इकबाल की, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, ठीक है, यानी कि हम हिंदी लोग हैं, और वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये पंक्ति आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, किसके, मोहम्मद इकबाल की। यहाँ पर जो हिंदी शब्द है किसके लिए यूज है, ये कह रहे हैं हिंदी हैं हम, यानी कि हम लोग इस वतन हिंदुस्तान के निवासी हैं जो कि हिंदी हैं, यानी कि हम निवासियों के लिए प्रयोग हुआ है हिंदी शब्द। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में हिंदी शब्द का जो प्रयोग होता था वो यहाँ के निवासियों और हिंदी भाषा के लिए होता था। लेकिन वर्तमान स्वरूप में कैसा है, वर्तमान स्वरूप की बात करें, इसको भी आप फैक्ट बना के लिखेंगे। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के लिए नहीं होता, ठीक है, भाषा के लिए नहीं होता है। तो फिर किसके लिए होता है, वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा समूह के लिए होता है। अब भाषा समूह कहने का अर्थ है कि इसमें आपका 5 उपभाषाएं हैं, और जिसके अंतर्गत आपकी लगभग 18 बोलियां आती हैं, ठीक है। तो 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों के इस समूह को भाषा समूह कहा जाता है, जिस भाषा समूह के लिए हिंदी शब्द प्रयोग होता है। क्योंकि वर्तमान में तो बहुत सारी भाषाएं प्रयोग हो रही हैं, ठीक है, सभी को हिंदी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए एक निश्चित भाषा समूह के लिए ही आपका हिंदी शब्द का प्रयोग होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा वह भाषा समूह है या फिर कौन सी उपभाषाएं और बोलियाँ हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं तो हेडिंग डालें मोस्ट इंपोर्टेंट करके, हिंदी की उपभाषा ये एवं बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं तो ध्यान में रखें। सबसे पहली बात ये देख लेते हैं कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं, ठीक है। हिंदी की वर्तमान में कितनी बोलियां हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर आपका कुछ बुक्स 17 बोलियां दिखाती हैं और कुछ दिखाती हैं 18, ठीक है। तो 17 या 18 जो भी आप लोग लिखते हैं, एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाएगा कितनी बोलियां हैं। अगर पूछा गया तो ऑप्शन देख लें भैया कौन सा दिया हुआ है, 17 दिया है तो 17, 18 दिया है तो 18, ठीक है। तो जो भी है हिंदी की इतनी बोलियां हैं। अब हम बात कर लेंगे, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हम देख चुके हैं 1888 में, ठीक है। अब हम देखेंगे हिंदी की वो 5 उपभाषाएं और बोलियां। तो 5 उपभाषाओं की बात करते हैं और उसके साथ साथ उनकी बोलियां लिख लेते हैं, ठीक है। पहली उपभाषा लिखें आप लोग पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए ध्यान दें भैया। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आएंगी, आप लोग भी ऐसे 4 टाइप का बना लेंगे। पश्चिमी हिंदी, इसमें आपकी
जो बोलियां हैं उनके लिए आप लोग एक तरीका देख सकते हैं याद करने का भाई, के बी एच कब कब है, ठीक है। या फिर मैं एक और तरीका आप लोगों को बताऊंगा, ट्रिक, जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो के से होगी आपकी सबसे इम्पोर्टेंट कौरवी या फिर खड़ी बोली, ठीक। बी से होगी आपका बुंदेली, के से है फिर से के आ गया कन्नौजी, बी से ब्रिज भाषा, ठीक है। और एच से है आपकी हरियाणवी या इसी को कहा जाता है बांगरू। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बांगरू किसे कहा जाता है, हरियाणवी को ही बांगरू कहा जाता है, ठीक। दूसरा है आपका दूसरा उपभाषा का टाइप पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। पहली इनको याद करने का तरीका देख लें, ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी डी ये अल्फ़ाबेट की शुरुआत है अंग्रेजी में, ठीक है। और पूर्वी यानी कि दिशाएं भी शुरू होती हैं पूर्व से, पूरा पश्चिम। तो पूर्व कहते ही आप लोग ध्यान में रखेंगे ए बी सी शुरुआत से, ठीक है। तो ए से है आपकी अवधी, बी से है आपकी बघेली और सी से है आपकी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो ये है आपकी पूर्व हिंदी की। ऐसे ही तीसरा जो भाषा का प्रकार है यह आपका राजस्थानी, लिख लें, ठीक है, राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत जो आपकी उपभाषाएं आती हैं, सॉरी इसके अंदर जो आपकी बोलियां आती हैं उनको याद करने की जो ट्रिक है वो ये आपकी जयमाला मेवामार, ठीक है। यानी कि किसी के शादी की रस्म चल रही है, जयमाला की रस्म, और आप लोग क्या कर रहे हैं, जो उसमें मेवे होते हैं ना, सूखे मेवे, उनको खाने में लगे चुरा के, तो जयमाला मेवामार ये एक ट्रिक है। इससे आपको मिलेगा जयपुरी, माला से मालवी, मेवा से मेवाती और मार से मारवाड़ी, ठीक है। तो ये ध्यान दें भैया, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी दोनों अलग अलग बोलियां हैं। मेवाती, मालवी और मारवाड़ी ये है आपकी राजस्थानी हिंदी की, ठीक। चौथी उपभाषा आती है आपकी, चलो बिहारी हिंदी, ठीक है। बिहारी हिंदी को याद करने की जो ट्रिक है वो है आपकी MMB, ठीक है। MMB कह सकते हैं। M से मगही, दूसरे M से मैथिली और B से हो गया आपका भोजपुरी, ठीक। तो ये आपका चौथा हो गया बिहारी हिंदी। अब एक लास्ट बचा, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5वीं उपभाषा होती है आपकी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत तो आप लोग जानते हैं सभी पहाड़ी हैं। तो इसके अंतर्गत आपकी वैसे तो 2 भाषाएं रखी गई हैं, 2 बोलियां रखी गई हैं, लेकिन नेपाली को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से पहली पहाड़ी होगी आपकी कुमाऊनी, दूसरी गढ़वाली, ठीक है। कुमाऊनी गढ़वाली के क्षेत्र को ही मेनली पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। तो कुमाऊनी और गढ़वाली। कुछ लेखक जो हैं हिंदी के साहित्यकार नेपाली को भी इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप नेपाली को भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपकी टोटल 18 बोलियां निकलेंगी। अगर नेपाली को हटा देते हैं तब बनती हैं 17, ठीक है। तो ये आपका हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां हैं। उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। और बोलियों की संख्या कितनी है? 18 या फिर 17। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए अभी यहीं तक करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे हिंदी का विकास क्रम, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।